MG ZS EV अपने सेगमेंट का सबसे पुराना प्रोडक्ट। एंड जहां पुराना सुनने में बहुत अच्छा नहीं लगता, वहीं पुराना होने के कुछ बेनिफिट्स भी होते हैं। इस वीडियो के अंदर उस बेनिफिट्स की बात करते हैं क्या है ZS EV के स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स, क्या चीज़ें और बेटर हो सकती थी, किन कारणों से आपको इस गाड़ी को कंसिडर करना चाहिए एंड किन कारणों से आपको सेगमेंट के दूसरे ऑप्शंस की तरफ देखना चाहिए। मेरा नाम है गगनप्रीत सिंह, आप लोग देख रहे हैं स्पेयर व्हील एंड लेट्स बिगिन। एंड आगे चलने से पहले जो लोग इस गाड़ी को बाय करने का प्लान कर रहे हैं वो इसी चैनल के ऊपर इस गाड़ी का डिटेल रिव्यू देखना ना भूले, बिकॉज उस वीडियो को देखने के बाद आपको क्लियर हो जाएगा आपने गाड़ी को लेना है या नहीं लेना है। एंड सब्सक्राइब करना ना भूले, बिकॉज हमारे चैनल पे हर गाड़ी का लगभग ऐसा ही वीडियो रहता है। लुक्स वाइज ZS EV ट्रेडिशनल लुक्स के लिए जानी जाती है। जैसे सेगमेंट की बाकी गाड़ियाँ SUV बनने की कोशिश कर रही हैं, ZS EV लगती है एक लार्ज फैमिली कार। ऑन द टॉप यू हैव दीज रूफ रेल्स, ADAS का कैमरा विंडशील्ड के ऊपर, वाइपर आपको बाहर से दिखाई देते हैं लेकिन अंदर बैठ के दिखाई नहीं देते। मैसिव बॉनेट, बम्पर आपको फ्लैट मिल जाता है बिकॉज EV है तो एरोडायनामिक की वजह से इसको फ्लैट किया गया है। यहाँ पे कोई आपको ग्रिल नहीं मिलती, ग्रिल का डिज़ाइन मिल जाता है। सेंटर में MG का बड़ा सा लोगो, उसके नीचे आपको फ्रंट कैमरा मिल जाता है। हेडलाइट्स बड़ी मिलती हैं, ट्रेडिशनल मिलती हैं, वो छोटी चिंग वाली नहीं मिलती। एंड ये जो आप DRL देख रहे हो, ये इंडिकेटर का काम भी करती है। देन प्रोजेक्टर, छोटे छोटे यहाँ पे क्रिस्टल्स बन रखे हैं जो किसी किसी एंगल से देखने में बहुत ज़्यादा शानदार और प्रीमियम लगते हैं। उसके नीचे मुझे कोई फॉग लैंप्स नहीं मिलते हैं, यहाँ पर एक फंक्शनिंग एयर स्कूप मिल जाता है। एंड देन सबसे नीचे यू कैन सी दिस ग्रे एक्सेंट। इसके सेंटर में यहाँ पर आपको जो बॉक्स दिख रहा है दैट इज़ द रेडार। हरी नंबर प्लेट है, दूर से पता चल जाता है इट इज़ एन इलेक्ट्रिक कार। बात करते हैं गाड़ी के साइड्स की। साइड्स की अगर मैं बात करूँ तो थोड़े से बादल आ गया तो अच्छा लग रहा है मुझे। विजुअल बल्ब को घटाने के लिए कंपनी ने डिफरेंट लाइन्स का यूज़ किया है। जैसे यू कैन सी रूफ रेल, विंडो के ऊपर आपको ये क्रोम स्लैटिंग मिल जाती है। देन एक शोल्डर लाइन है, हेडलाइट से आ रही है और पीछे आते आते थोड़ी सी उठ जाती है। ORVM आपने देख लिया, अपने आप फोल्ड हो गया, जिस पे इंडिकेटर भी है। उसके बाद नीचे हमारे पास एक वेस्ट लाइन है एंड देन यहाँ पे ये सिल्वर का एक्सेंट मिल जाता है रनिंग बोर्ड के ऊपर। तो ओवरऑल गाड़ी ना क्लटर्ड नहीं लगती। एलिमेंट्स वाइज आपको मैंने शीशा तो दिखाई दिया है, लेकिन इस शीशे के नीचे यहाँ पे आपको 360 के लिए कैमरा मिल जाता है इस वेरिएंट के अंदर। देन हैंडल्स के ऊपर आपको स्लाइट सटल सा क्रोम मिल जाता है जो देखने में काफ़ी कूल लगता है। इलेक्ट्रिक की बैजिंग मिल जाती है आपको साइड पे, ये बताने के लिए अगर गाड़ी को कोई साइड से देखे तो ये एस्टर नहीं है, ये ZS EV है। आपको एलॉय के ऊपर एरोडायनामिक कवर मिल जाते हैं जिसकी वजह से थोड़ी सी रेंज इंप्रूव हो जाती है। तो नॉट मच टू टॉक अबाउट इट। ओवरऑल गाड़ी का जो साइड है इट इज़ ट्रेडिशनल डिज़ाइन, लेकिन देखने में किसी एंगल से ख़राब नहीं लगता। दैट्स ऑल। बात करते हैं गाड़ी के रेयर की। एंड रेयर से भी गाड़ी की लुक्स काफ़ी ज़्यादा शानदार लगती हैं। ऑन द टॉप यू हैव दैट शार्क फिन एंटेना, हाई माउंटेड स्टॉप लैम्प, रेयर डिफॉगर, रेयर वाइपर, स्प्लिट टेल लैंप्स। एंड ये स्प्लिट टेल लैंप्स के अंदर जो एलिमेंट आप देख रहे हो ये आपको फ्रंट लाइट के ऊपर भी मिलता है। तो ये उन रेयर गाड़ियों में से एक है जहाँ फ्रंट और रेयर की जो लाइट्स हैं वो भी काफ़ी क्लोजली मैच हो जाती हैं। इसके अलावा सेंटर में MG का लोगो मिलता है। देन नीचे ZS EV की बैजिंग, यहाँ पर आपको ADAS की बैजिंग मिल जाती है। उसके नीचे यहाँ पर आपको एक साइड के ऊपर रेयर फॉग लैम्प मिलता है, सेकंड साइड पे इट इज़ ओनली रिफ्लेक्टर। नीचे बम्पर है, छोटे मोटे आपको डिज़ाइन क्यूज दिख रहे होंगे जैसे इधर और उधर, थोड़ा सा एक स्पोर्टीनेस गाड़ी को देने के लिए। और उसके नीचे यू कैन सी दिस सिल्वर एक्सेंट। तो ओवरऑल गाड़ी का जो लुक है वो काफ़ी ज़्यादा शानदार लगता है। बात कर लेते हैं गाड़ी के बूट स्पेस की। तो बूट स्पेस को खोलने के लिए इस MG के लोगों को मुझे इस तरह से प्रेस करना है, जो कि हमने कुछ साल पहले फोक्सवैगन के अंदर देखा था। एंड दिस इज़ द बूट ऑफ द कार। तो स्क्वायरिश सा बूट है गाड़ी का, दोनों तरफ आपको कभी होल्स मिल जाते हैं, सामान रखने के लिए जगह मिल जाती है। देन वहाँ पर आपको एक लाइट मिल जाती है। देन दिस इज़ द ट्रे। तो ओवरऑल ट्रे की क्वालिटी भी काफ़ी ज़्यादा शानदार है। सामान रखना गाड़ी के अंदर, लोडिंग अनलोडिंग काफ़ी ज़्यादा ईजी होने वाली है। उसके अलावा अगर ट्रे के नीचे बात करें तो आपको जो टायर मिलता है स्पेयर व्हील, इट इज़ एन अलॉय। और उस स्पेयर व्हील के सेंटर में यू कैन सी द टूल्स। तो देयर इज़ नॉट मच टू टॉक अबाउट द बूट। यहाँ से आप इस बूट को बंद कर सकते हो। बात करते हैं गाड़ी के इंटीरियर की। अंदर बैठने से पहले डोर के ओपनिंग एंगल की बात कर लेते हैं। तो दिस इज़ द मैक्सिमम डोर एंड अंदर जाना काफ़ी आसान है, किसी तरह की दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन सबसे पहले इलेक्ट्रिक सीट, तो आपको अप डाउन, फोर्थ एंड बैक, एंड देन दिस बैक रेस्ट, 6 वे एडजस्टमेंट आपको मिल जाता है इस गाड़ी के अंदर। तो अंदर बैठने में किसी तरह की आपको दिक्कत नहीं आती है। एंड ये आपका थर्ड, शानदार क्वालिटी है इस गाड़ी की। चलिए, ये है आपका डैशबोर्ड पहला लुक। फ्लैट बॉटम स्टीयरिंग, सेंटर कंसोल काफ़ी ज़्यादा शानदार लगता है। तो दैट्स एवरीथिंग। गाड़ी को स्टार्ट करते बिकॉज गर्मी काफ़ी ज़्यादा है, तो स्टार्ट का बटन दबाऊंगा एक बार, ऑरेंज लाइट आ जाती है, स्क्रीन मेरी चल पड़ती है। दोबारा दबाऊंगा तो ये वाली स्क्रीन भी एक्टिवेट हो जाती है। एनिमेशन वगैरह काफ़ी कूल है इसकी।
काफ़ी स्मूथ और काफ़ी फास्ट है कंपेयर टू एवरी अदर कार जो मैंने देखी है सेगमेंट में। अभी दिखा रहा है बैटरी बंद है, ब्रेक दबा के स्टार्ट करता हूँ तो ये रेडी लिखा आ गया, इसका मतलब है गाड़ी स्टार्ट हो चुकी है। तो अगर अब मैं अपने गियर चेंज करूँगा तो मेरी गाड़ी आगे चल पड़ेगी। तो बाकी चीज़ों की बात कर लेते हैं अपने स्टाइल में। स्टीयरिंग व्हील फ्लैट बॉटम, दोनों तरफ बटन मिल जाते हैं। लेफ्ट साइड के बटन स्क्रीन के हैं, राइट साइड के बटन इस स्क्रीन के हैं। इसके नीचे यहाँ पे 2 स्पेशल बटन है। दिस इज़ फॉर वॉइस कमांड एंड दिस इज़ फॉर MG सपोर्ट, जिसकी हमने एस्टर के वीडियो के अंदर बात करी थी, तो आप वहाँ पे देख सकते हैं। इसके अलावा अगर मैं स्टॉक्स की बात करूँ तो राइट साइड के ऊपर जो स्टॉक मिलता है डैट इज़ फॉर वाइपर एंड लेफ्ट साइड के ऊपर जो स्टॉक मिलता है डैट इज़ फॉर इंडिकेटर प्लस लाइट्स। इंडिकेटर देते ही यू कैन सी मेरा 360 कैमरा एक्टिवेट हो जाता है। उसके नीचे मेरे पास आ जाता है ASL यानी ऑटोमेटेड स्पीड लिमिटर। ये बेसिकली क्रूज कंट्रोल के लिए है लीवर। तो डैट्स एवरीथिंग। इसके पीछे मुझे स्क्रीन मिल जाती है एंड स्क्रीन के ऊपर मुझे कुछ इन्फॉर्मेशन दिखा रहे हैं जिसकी हम थोड़ी थोड़ी बात कर लेते हैं। ऑन द लेफ्ट साइड स्पीडोमीटर है, ऑन द राइट साइड यहाँ पे पावर का मीटर है। जितनी गाड़ी को आप पावर दे रहे हो यानी जितनी आपने रेस दे रखी होगी ये पावर आ जाएगी। अभी न्यूट्रल पे है तो पावर नहीं दिखाएगा, लेकिन अगर मैं गाड़ी को ड्राइव मोड के ऊपर शिफ्ट करूँ एंड देन पावर देने की कोशिश करूँ तो यू कैन सी ये बढ़ता है, मैक्सिमम 52 तक जाता है जब गाड़ी खड़ी रहती है। तो वापस आ जाते हैं अपने पार्किंग मोड पे। सेंटर में कुछ इन्फॉर्मेशन है जहाँ पर आपको बैटरी की या टायर्स की ये सब इन्फॉर्मेशन दिख जाती है। उसके अलावा ADAS वगैरह के बारे में भी इन्फॉर्मेशन यहीं पे आती है। नीचे आपको मोड दिखाई दे रहा है, यहाँ पर आपको रीजन दिखाई दे जाएगा 3, 2, 1, कितना आपने रीजन एक्टिवेट कर रखा है और रीजन के हिसाब से गाड़ी की ब्रेकिंग हो जाती है। इस समय इको मोड के ऊपर 285 की रेंज दिखा रहा है, तो आप एस्टिमेट लगा लीजिए कि 70% पे अगर 285 285 की रेंज है तो उस हिसाब से मोटा मोटा 350 के आसपास रेंज बन जाती है गाड़ी की। ऊपर आपको स्पीड लिमिट या क्रूज कंट्रोल बाकी सारी चीज़ें दिखा देता है। तो दैट्स द स्क्रीन। स्टीयरिंग के अंदर आपको एडजस्टमेंट मिल जाती है टिल्ट की, टेलीस्कोपिक आपको नहीं मिलता है। अगर मैं ड्राइवर साइड की बात करूँ तो यहाँ पर मुझे बटन मिल जाते हैं फॉर दिस मिरर एंड आई कैन फोल्ड इट फ्रॉम हेयर। उसके अलावा हेडलाइट एडजस्टमेंट मिल जाती है। चारों विंडोज़ मेरी ऑटोमेटिक डाउन है, ऊपर करना पड़ता है लेकिन नीचे अपने आप चली जाती है। देन जो लैच है, लैच की क्वालिटी काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। लॉक अनलॉक का बटन यहाँ पे आपको मिल जाता है। यहाँ पे मेरे को ग्रैब हैंडल मिल जाता है जहाँ पे सामान भी रखा जा सकता है। इसके अलावा अगर मैं सेंटर कंसोल की बात करूँ तो AC वेंट्स मुझे रेक्टेंगुलर मिलते हैं। दिस इज़ फॉर हज़ार्ड्स। जो साइड के AC वेंट्स है दोनों तरफ के, ये आपके ट्विस्ट किए जा सकते हैं, राउंड मिलते हैं, देन ये फ्रीली आप घुमा सकते हो। स्क्रीन आपको काफ़ी ज़्यादा शानदार मिलती है। स्क्रीन के बारे में अगर आप कंप्लीटली जानना चाहते हो तो मेरा एक दूसरा वीडियो है जो आप चेकआउट कर सकते हो, जहाँ पे मैंने स्क्रीन को प्रॉपर्ली एक्सप्लेन किया है। बेसिक चीज़ें बता देता हूँ। अगर आप 360 के ऊपर क्लिक करोगे तो आपका 360 कैमरा आ जाएगा। आई पर्सनली फील ये क्वालिटी थोड़ी सी इंप्रूव हो सकती है, क्योंकि ये लगता है जैसे आज से 20 साल पुरानी जो NFS आती थी आप वो वाली वीडियो गेम खेल रहे हो। 20 साल पहले भी जो NFS थी वो मोस्ट वांटेड थी। मैं बात कर रहा हूँ NFS 2 के बारे में, पता नहीं 98-97 में आई थी वो। तो वैसे इसके ग्राफिक्स हैं। उसके अलावा रेडियो, एप्पल कारप्ले, एंड्रॉयड ऑटो एंड मोर में हम जाते तो व्हीकल सेटिंग्स वगैरह बहुत सारी चीज़ें इस गाड़ी के अंदर हैं। तो छोटी छोटी चीज़ें काफ़ी ज़्यादा हैं। इनफैक्ट MG ने ये बड़ा ट्रेंड शुरू किया था, स्क्रीन के अंदर सब कुछ देने लग गए थे MG कंपनी, और इसको देख के बाकी सब कंपनी ऐसा कर रही हैं। उसके अलावा जो मेन कंट्रोल्स है वो आपको नीचे मिल जाते हैं, जैसे होम का बटन यहाँ पर है, AC का बटन यहाँ पर है। तो अगर मैं AC को ऑन करना चाहूँ तो आई थिंक इसको होल्ड करने से AC ऑन हो जाना चाहिए। ओके, ऑन हो गया। थोड़ा सा टाइम लगाता है, उसके बाद छोड़ना पड़ता है, कुछ ऐसा चक्कर है। देन यहाँ से आप पंखे की हवा अब कम ज़्यादा कर सकते हो। उसी तरह से यहाँ से आप टेम्परेचर कर सकते हो। दिस इज़ फॉर डिफॉगर फ्रंट एंड रेयर। देन वॉल्यूम का आपको यहाँ पे बटन मिल जाता है अगर आपने आवाज़ कम ज़्यादा करनी है तो, एंड होम पे वापस चले जाते हैं। तो ये आपके हो गए बेसिक कंट्रोल्स। इसके नीचे में यहाँ पे 12 वोल्ट सॉकेट है, ये टाइप C का पोर्ट है, एंड देन ये है फॉर दिस थिंग। अगर आपने पेन ड्राइव लगानी है या एंड्रॉयड ऑटो, एप्पल कारप्ले लगाना है तो आपको इस तरफ लगाना है। देन ये आ जाती है गाड़ी की चाबी, बेसिक सी चाबी है, लॉक अनलॉक एंड बूट का बटन है, नॉट मच अबाउट इट। देन यहाँ पे आपको एक चार्जिंग पैड मिल जाता है वायरलेस चार्जिंग के लिए, लाइक दिस। इसके अलावा यहाँ पे 3 बटन मिल जाते हैं। दिस इज़ फॉर मोड, नॉर्मल एंड स्पोर्ट। उसके साथ आ जाता है KERS यानी काइनेटिक एनर्जी रिस्टोरेशन सिस्टम। बेसिकली रीजन मोड होते हैं ये, एंड रीजन मोड आपका जितना हाई होता है, यानी अगर 3 पर रीजन लग रखा है, जैसे ही मैं एक्सेलरेटर छोड़ूंगा तो गाड़ी हल्का सा ब्रेक लेना शुरू कर देगी, जिससे आपकी बैटरी चार्ज हो जाती है। अगर मैं रीजन 1 पे रखूँगा तो जैसे आपकी रेगुलर गाड़ियाँ होती है पेट्रोल डीजल, जब आप ब्रेक छोड़ते हो तो वो नॉर्मल चलती रहती है, तो आपकी EV भी वैसे ही चलती रहेगी। इसके बाद आ जाता है बैटरी का बटन, जो कि बहुत ज़्यादा काम का नहीं है। आप बस इसको दबाओगे तो ये आपको बैटरी की इन्फॉर्मेशन दिखा देगा, इस समय कितनी बैटरी है, कितनी रेंज बची हुई है। और ठीक है, आज तक ये गाड़ी 16 किलो कार्बन डाइऑक्साइड बचा चुकी है, ऐसा इस गाड़ी का कहना है।
चलो अच्छी बात है, ईवीज़ थोड़ा बहुत तो अपनी तरफ से कोशिश करती हैं, लेकिन मेरे को लगता है इनको चार्ज करने के लिए बिजली भी जो आ रही है यार, वो इंडिया में तो कोल से ही आ रही है काफ़ी ज़्यादा। तो दिस इज़ एवरीथिंग गाइस। इसके बाद आ जाता है हमारा गियर सिलेक्टर PRND। एंड वैसे तो ये रोटेशन पे चलता है, जैसे अब ये न्यूट्रल हो गया, अब ये ड्राइव पे चला गया, अब ये R पे चला गया। इसमें ना 2 ट्विस्ट हैं, एक हल्का और फिर ज़्यादा। तो जब हल्का होता है वो सिर्फ न्यूट्रल के लिए है, आप हल्का ट्विस्ट करके ना इसको चेंज नहीं कर पाओगे, आपको पूरा ट्विस्ट करना है तब जाके ये चेंज होगा। मतलब ये ड्राइव मोड जो है आपका रिवर्स और ड्राइव, यानी गाड़ी आगे पीछे तब होगी जब आप इसको पूरा ट्विस्ट करोगे। अगर मैं हल्का ट्विस्ट करता हूँ, देखो ये रिवर्स पे आ गया, लेकिन दोबारा हल्का ट्विस्ट करने से ये R पे नहीं जाएगा। क्यों? क्योंकि ये गलती से हो सकता है, लेकिन ये प्रॉपर आप विलिंगली करोगे, तो इसीलिए एक तरह का सेफ्टी पॉइंट दे रखा है कंपनी ने। उसके अलावा अगर मुझे इसे P करना है तो सिंपली प्रेस इट, तो ये मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा टच लगा। लेकिन ये जो P है और इसका ये जो सर्कल है ना, रिंग, ये बहुत ज़्यादा इल्यूमिनेट नहीं करता, बहुत ज़्यादा ग्लो नहीं करता। तो आई थिंक इसको कंपनी थोड़ा सा सुधार सकती है। इसके अलावा इसके ऊपर जो फिनिश बन रखी है, ये वो नर्ल्ड इफेक्ट है जो काफ़ी ज़्यादा कूल लगता है देखने में। इसके पीछे मुझे 2 बटन मिल जाते हैं, दिस इज फॉर ऑटो होल्ड, दिस इज फॉर पार्किंग ब्रेक। एस्टर के वीडियो में इसको मैंने गलती से ऑटो स्टार्ट स्टॉप बोल दिया था, तो सॉरी फॉर डैट। देन यहाँ पर मेरे पास एक स्लाइडिंग टेम्पोर डोर है, जो कि पहले जैगवार की गाड़ी में काफ़ी फेमस हुआ करता था, अब तो जैगवार ने भी गे कार्स बनानी शुरू कर दी हैं। इसके अलावा यहाँ पर मुझे 2 कप होल्डर्स मिल जाते हैं। देन मेरे पास आ जाता है आर्मरेस्ट, जिसमें मुझे थोड़ी बहुत जगह मिल जाती है। तो डैट्स माय आर्मरेस्ट। स्लाइड वगैरह नहीं होता है, लेकिन इसकी पोजीशन काफ़ी ज़्यादा शानदार है। प्लस क्योंकि आगे भी ढक्कन लग रखा है, तो मुझे लिटरली स्लाइड की ज़रूरत नहीं है, मैं ऐसे भी हाथ रख सकता हूँ, आराम से हाथ रहता है मेरा, कोई चक्कर वाली बात नहीं। तो डैट इज़ एवरीथिंग। इसके अलावा अगर मैं ग्लव बॉक्स की बात करूँ तो मुझे थोड़ी सी जगह मिल जाती है, लेकिन मेरे को लगता है गाड़ी के साइज़ के हिसाब से ग्लव बॉक्स थोड़ा सा छोटा है। इसकी फीलिंग तो काफ़ी शानदार है वेट वाइज, लेकिन जो साइज़ है वो बलिनो के जैसा है। थोड़ी सी जगह मुझे यहाँ मिल जाती है। इसके अलावा दरवाजे के अंदर मुझे बॉटल होल्डर मिल जाता है आगे, एंड देन पीछे थोड़ा सामान रखने की जगह है। सीट्स की अगर मैं बात करूँ तो सीट्स की क्वालिटी काफ़ी ज़्यादा शानदार है, ओवरऑल काफ़ी कंफर्टेबल सीट्स हैं। इसका जो लंबर सपोर्ट है, जो थाई सपोर्ट है वो भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, जो लंबर सपोर्ट है वो भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। रिमूवल आपको हेडरेस्ट मिल जाता है, बोस्टिंग आपको काफ़ी ज़्यादा अच्छी मिलती है, पकड़ के रखती है। जो फ्रंट पैसेंजर की सीट है ये मैनुअली एडजस्टेबल है, ड्राइवर की जो सीट है ये इलेक्ट्रॉनिकली एडजस्टेबल है। इसके अलावा अगर मैं रूफ लाइनर की बात करूँ, मिरर फॉर ड्राइवर, मिरर फॉर पैसेंजर, नो लाइट्स एज सच। लाइट्स आपको यहीं मिल जाएंगी, सिर्फ एक ऐसे और एक ऐसे। अगर आपने दोनों को एक साथ ऑन करना है तो यहाँ बटन दे रखा है। उसके अलावा अगर आपने डोर के साथ ऑन करना है तो ये ऐसे रहेंगी एंड सॉफ्ट क्लोज के साथ बंद हो जाएंगी। तो डेट्स इट। सनरूफ की बात कर लेते हैं। तो वो गाड़ियाँ मुझे हमेशा से पसंद है जहाँ पर इस कपड़े को खोलने के लिए, यानी ब्लाइंड्स के लिए अलग से बटन दे रखा होता है और सनरूफ के लिए अलग से बटन दे रखा होता है। गर्मी बहुत ज़्यादा है तो इसको कर लेते हैं बंद। इसके अलावा मुझे मैनुअली एडजस्टेबल AirVM मिलता है, तो दिस इज़ समथिंग जो आपको लगेगा इतनी महंगी गाड़ी के अंदर आपको मैनुअली करना पड़ रहा है। सो दैट्स एवरीथिंग गाइस। आई थिंक फीचर्स बेसिक सारे कवर किए हुए हैं। इसके अलावा जो क्वालिटी है अगर उसकी बात कर लूँ, बहुत ही शानदार क्वालिटी है। टॉप सारा का सारा सॉफ्ट टच मटेरियल है, देन ये भी सॉफ्ट टच मटेरियल है जो आप यहाँ पे देख रहे हो। ये जो सेंटर में दे रखा है इट इज़ वेरी स्मूथ, काफ़ी स्मूथ फिनिश है। देन ये जो फिनिश है और ये जो फिनिश है ये अलग अलग रंग के हैं, यानी 2 अलग शेड्स हैं सिल्वर के। यहाँ पर आपको ग्लॉस ब्लैक मिलता है, उसके साइड पे आपको ये सराउंड मिल जाता है, यू कैन सी। ये बटन्स के नीचे जो एक्सेंट दिया हुआ है ये भी काफ़ी ज़्यादा शानदार लगता है। ये सनरूफ बटन्स के पास भी जो एक्सेंट दिया है ये भी काफ़ी ज़्यादा शानदार लगता है। ये लाइट्स के अराउंड देखो आप, ग्रे एक्सेंट जो दे रखा है हाईलाइट, तो ये भी काफ़ी ज़्यादा कूल लगता है। स्टीयरिंग के ऊपर भी ये थोड़ा हल्का हल्का हाईलाइट इन्होंने दे रखा है, पीछे मीटर के ऊपर भी ये हाईलाइट दे रखा है। तो ओवरऑल इट लुक्स वेरी कूल, यू कैन सी हेयर, इतना शानदार डिज़ाइन दिया कंपनी ने। ये ग्लॉस ब्लैक है, उसके ऊपर ये है। देन यहाँ पर भी आपको ये नर्ल फिनिश मिल जाती है इनको ऑन ऑफ करने के लिए। तो ओवरऑल जो फिनिशिंग है, जो टचेस कंपनी ने दे रखे हैं ना स्टाइलिंग के, ये कितना स्लिम दे रखा है टच दोबारा से, दे लुक वेरी कूल। ओवरऑल जो स्टाइलिंग गाड़ी की करी गई है, ये देखो आप, क्रोम, ये हल्के हल्के क्रोम बिट्स, काफ़ी प्रीमियम गाड़ी का एहसास हो जाता है। जब आप पहली बार गाड़ी के अंदर बैठोगे, गाड़ी आपको किसी भी एंगल से ना चीप महसूस नहीं होती है, एवरीथिंग फील्स सो गुड। ये भी सॉफ्ट क्लोज मिल जाते हैं आपको। अब बात करते हैं गाड़ी के रेयर की। तो फ्रंट के जैसे रेयर डोर के ओपनिंग एंगल की बात कर लेते हैं। तो ओपनिंग इज़ क्वाइट गुड, अंदर बैठने में आपको किसी तरह की दिक्कत नहीं आएगी। एंड शानदार थर्ड, एंड ये सीट मेरे ड्राइविंग के हिसाब से एडजस्ट हो रखी है और वो सीट ऑल द वे आगे कर रखी है हमने। तो दिस इज़ द लेग रूम आई हैव। तो लेग रूम गाड़ी के अंदर डिसेंट है। उसके अलावा फ्लोर इज़ ऑलमोस्ट फ्लैट,
राइट। किसी तरह की आपको यहाँ पे भी दिक्कत महसूस नहीं होगी। दीज आर योर AC वेंट्स, ऑलमोस्ट फ्लैट। अगर मैं सीट्स की बात करूँ तो बेंच की क्वालिटी काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। दैन जो बैक का सपोर्ट है ये भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। लेकिन एक चीज़ जो इंस्टेंटली फील होती है एस्टर के मुकाबले इस गाड़ी में, वो है थाई सपोर्ट। क्योंकि EV है ये गाड़ी, फ्लोर हल्का सा उठा हुआ है, तो जो थाई सपोर्ट है ना वो उतनी ज़्यादा एक्सेप्शनल नहीं है जितनी एस्टर की महसूस होती है। तो दिस इज़ समथिंग जहाँ पर मेरे को लगता है कंपनी अगले अपडेट के अंदर थोड़ा सा गाड़ी को सुधार सकती है। अदर दैन डैट गाड़ी की सीट्स काफ़ी ज़्यादा शानदार है और आपको किसी तरह की यहाँ पे कंप्लेन नहीं रहेगी। इनफैक्ट ये जो हाई फ्लोर वाली बात है ना, ये हर EV के अंदर होती है। दिस इज़ योर आर्मरेस्ट, क्या शानदार टच दिया हुआ है, एकदम प्रीमियम फील दे रखा है आर्मरेस्ट को भी इन्होंने। प्लस ये आपको होल्डर्स वो जो होते हैं ना छोटे छोटे जो बॉटल्स को पकड़ के रखते हैं, वो भी काफ़ी ज़्यादा क्यूट वाले दिए हुए इसके अंदर। तीनों आपको हेडरेस्ट मिल जाते हैं पीछे। एंड दिस इज़ द हेडरूम आई हैव। तो डिसेंट हेडरूम है, थोड़ा सा यहाँ पे रब होता है साइड पे, अदरवाइज आई एम ओके। अगर मैं थोड़ा सा आराम से बैठूँ नीचे ओके तो देखो बैठ सकता हूँ, लेकिन जो ऑलरेडी मेरा थाई सपोर्ट कम था वो और ज़्यादा कम हो जाता है ऐसे। आई डोंट नो इफ इट इज़ विजिबल और नॉट। तो दैट इज़ समथिंग। अदर दैन डैट गाड़ी के अंदर मेरे को लगता नहीं किसी तरह की प्रॉब्लम है। सीट्स काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल है गाड़ी की। उसके अलावा अगर मैं अमेनिटीज़ की बात करूँ तो यहाँ थोड़ी सी जगह मुझे मिल जाती है। नीचे बॉटल होल्डर मुझे मिल जाता है। AC वेंट्स मुझे पीछे 2 मिल जाते हैं। दैन उसके नीचे एक टाइप A सॉकेट है और एक टाइप C सॉकेट है। तो डैट इज़ एवरीथिंग। मैगजीन होल्डर्स मिल जाता है। इसके अलावा अगर हैंडल की बात करूँ तो हैंडल आर सॉफ्ट क्लोज। लाइट्स पीछे कोई नहीं मिलती है, बट आई थिंक इस सेगमेंट के अंदर सनरूफ के साथ पीछे लाइट कोई दे भी नहीं रहा। एंड यहाँ से आप पीछे ट्रे के ऊपर अप्रोच कर सकते हो। तो डैट्स द रेयर सीट गाइस। गाड़ी को चला के देखते हैं। एंड जैसे आप इस गाड़ी को लेकर ड्राइव पे निकलते हो ना, जो पहली चीज़ आपको फील होती है वो है गाड़ी की शांति। इंजन नहीं है तो आवाज़ ही नहीं है। एंड जो लोग काफ़ी कॉन्शियसली गाड़ी को चलाते हैं, जो काफ़ी एंगेजिंग या कह लो कनेक्टिंग ड्राइवर होते हैं ना, उनको स्टार्टिंग में ये चीज़ थोड़ी सी अजीब लगेगी, बिकॉज आगे कुछ है ही नहीं जिसकी आपको आवाज़ है और चीज़ कैसे चल रही है। थोड़ा सा ना एकदम से बंदा कनेक्ट नहीं कर पाता नया ड्राइवर। लेकिन ओवर द टाइम इस चीज़ की आपको आदत पड़ जाएगी। एंड अगर मैं आइसोलेशन वाइज बात करूँ तो गाड़ी की आइसोलेशन अपने हिसाब से काफ़ी ज़्यादा डिसेंट है। मेरे को लगता है थोड़ी सी और बेटर होनी चाहिए जिस प्राइस पॉइंट पे हम इस गाड़ी की बात कर रहे हैं। अदरवाइज आई डोंट फील लाइक एनी सॉर्ट ऑफ इशू। कुछ ICE गाड़ियों में इसके मुकाबले आइसोलेशन कम महसूस होती है। उसका रीज़न होता है कि आगे से इंजन की आवाज़ आ रही होती है जो बाहर से आने वाली आवाज़ों को सप्रेस कर देती है। तो ऐसे केस के अंदर आपको कई बार लगेगा कि इस गाड़ी की आइसोलेशन कम है, लेकिन आइसोलेशन इस गाड़ी की अच्छी है क्योंकि अपनी गाड़ी की कोई आवाज़ नहीं है, इसलिए आपको हर एक चीज़ बहुत आराम से सुनाई देती है इस गाड़ी के अंदर। जैसे कई बार अगर मैं गड्ढों के ऊपर आता हूँ तो जो टायर की नॉइज़ होती है ना, जो गड्ढों पे लगते हैं डब डब करके आवाज़ आती है, वो इस गाड़ी में थोड़ा सा आपको मेरे को लगता है ज़्यादा सुनाई देगी। बट दिस इज़ ऑल इन रिलेशन बता रहा हूँ मैं आपको ICE के मुकाबले। EV गाड़ियों के अंदर सभी के अंदर ये चीज़ है, क्योंकि इंजन की आवाज़ ही नहीं है तो बाहर कुछ भी हो रहा है वो आपको थोड़ा सा ज़्यादा सुनाई देता है। दैट्स द थिंग। इसके अलावा अगर मैं व्यूइंग एंगल्स की बात करूँ तो व्यूइंग एंगल्स गाड़ी की काफ़ी ज़्यादा डिसेंट है। यहाँ बैठ के जो जजमेंट मुझे हो रही है आगे बॉनेट की, एवरीथिंग दैट इज़ वेरी गुड। दोनों शीशे मुझे काफ़ी ज़्यादा एडिक्वेट महसूस होते हैं। पीछे गाड़ी में हेडरेस्ट 3 है जैसा मैंने इंटीरियर में बताया था। तो अगर आपके हेडरेस्ट उठे रहेंगे तो ऐसे केस में कई बार आपको व्यू एंगल्स थोड़ा सा लग सकता है कि जजमेंट में इशू आ रहा है, बट आई डोंट थिंक कोई मेजर प्रॉब्लम है। जैसे इस समय तीनों उठ रखे हैं, मेरे को बेसिक आइडिया लग जा रहा है क्योंकि जैसे ही गाड़ी वहाँ से गायब होती है यहाँ दिखनी शुरू हो जाती है। तो आई डोंट फील लाइक एनी सॉर्ट ऑफ इशू विद दीज थिंग्स। एक चीज़ है जो कंपनी कर सकती है, अगर चलती गाड़ी के ऊपर मैं यहाँ से कैमरा प्ले कर सकूँ जैसे किसी गाड़ी के अंदर हो जाता है, तो वो एक एडिशनल एक अच्छा प्लस पॉइंट होगा कि गाड़ी चल रही है, मुझे 360 चाहे आप मत दिखाओ, सिर्फ एक मैं क्लिक करूँ और पीछे का जो कैमरा है ना एटलीस्ट मेरा वो आ जाए, तो दैट वुड बी वेरी नाइस। अदर दैन दैट आई डोंट फील एनी प्रॉब्लम्स विद द कार। अगर मैं सस्पेंशन राइड क्वालिटी एंड हैंडलिंग की बात करूँ तो बहुत अच्छी ट्यूनिंग है गाड़ी की। एंड जैसा मैंने एस्टर के वीडियो के अंदर बताया था कि उस गाड़ी की ट्यूनिंग भी काफ़ी ज़्यादा शानदार थी, ये गाड़ी उससे थोड़ी सी बेटर है। बेटर होने का रीज़न है कि ये EV है तो बैटरी फ्लोर में लगी हुई है, जिसकी वजह से इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी थोड़ा सा नीचे है एस्टर के मुकाबले। तो जहाँ एस्टर अपने आप में बहुत ज़्यादा मतलब अच्छी राइड क्वालिटी वाली कार है, ये उन सभी प्लस पॉइंट्स के ऊपर है थोड़ा सा, राइट। उसके ऊपर और भी एक अच्छा पैकेज की तरह सामने आती है। एंड जब आप इस गाड़ी को शहर या हाईवे के ऊपर चलाओगे आपको किसी भी तरह की दिक्कत महसूस नहीं होगी। ओवरऑल स्टेबिलिटी इस गाड़ी की बाय डिफ़ॉल्ट ही एस्टर से ज़्यादा है। एंड मैं ये नहीं कह रहा कि एस्टर की स्टेबिलिटी कम है, मैं कह रहा हूँ उसकी अपनी जगह ठीक है, इसकी उससे बेटर है बिकॉज ये EV है। तो जितनी भी EV गाड़ियाँ हैं उनकी स्टेबिलिटी उनके ICE पार्ट के मुकाबले थोड़ी सी बेटर ही रहने वाली है हर गाड़ी के अंदर।
तो ये भी सेम हाल है। एंड अगर मैं हाईवे एंड इन सब के अलावा ब्लाइंड स्पॉट मॉनिटरिंग से भी व्यूइंग एंगल्स में काफ़ी मदद मिलती है। ये बात करूँ तो हाईवे के ऊपर गाड़ी की राइड क्वालिटी बहुत ज़्यादा शानदार है। शहर के अंदर भी स्लो स्पीड्स के ऊपर छोटे मोटे बम्प बहुत आराम से निकल जाते हैं, कोई आपको महसूस नहीं होती चीज़। अगर शहर में आप हाई स्पीड के ऊपर जाते हो तो क्योंकि ये ईवी है, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि इंजन से कोई नॉइज़ ही नहीं है, तो आपको बाहर की सारी नॉइज़ेस थोड़ा ज़्यादा क्लियरली सुनाई देती हैं, या गाड़ी के साथ भी अगर कोई नॉइज़ आ रही है तो वो भी काफ़ी क्लियरली सुनाई देती है। तो उस वजह से आपको महसूस हो सकता है कि गाड़ी झटके ले रही है। अदरवाइज जो राइड क्वालिटी ओवरऑल है ना गाड़ी की, शहर के अंदर भी बहुत ज़्यादा शानदार है। इसके बाद अगर मैं हैंडलिंग की बात करूँ तो राइट नाउ आई एम एट 75 और मैं टर्न के ऊपर हूँ, लेकिन अगर मैं चाहूँ तो फटाक से लेन चेंज कर देती है ये गाड़ी। जो आवाज़ें आपने सुनी, मेरा पीछे ट्राईपॉड पड़ा हुआ है क्योंकि फ्लोर फ्लैट है, तो ट्राईपॉड इधर और इधर हो रहा है। दोबारा अगर मैं 83 के ऊपर लेन चेंज करूँ एंड इट फील्स स्लाइटली बेटर देन द एस्ट्रो। एंड ओवरऑल जो हैंडलिंग है इट इज़ गुड, इट विल मतलब गेट द जॉब डन। आपको किसी तरह की एज सच कंप्लेन नहीं रहेगी। इट इज़ नॉट वेरी शार्प, ये चीज़ मैं क्लियर कर दूँ, बहुत ज़्यादा शार्प हैंडलिंग नहीं है जैसे जर्मन कार्स हो गई, लेकिन इट इज़ गुड, इट इज़ वेरी गुड। और प्रैक्टिकली अगर मैं बात करूँ तो हैंडलिंग गाड़ी की काफ़ी ज़्यादा डिसेंट है। इमरजेंसी सिचुएशंस के अंदर आपका कंट्रोल काफ़ी डिसेंट बना रहेगा इस गाड़ी पे। एंड बात करें अगर परफॉर्मेंस की तो ZS EV को मिलती है 50 किलोवाट आवर की बैटरी। एंड एक 0 to 100 करते हैं तो अगर मैं गाड़ी को खड़े के ऊपर ब्रेक मार के अगर मैं रेस देता हूँ ना तो इट गोज़ टू 52% पावर। हल्का सा मुझे थ्रस्ट महसूस होना शुरू हो जाता है, लेकिन इसको छोड़ते हैं इन 3, 2 and 1। सीट में घुसा देती है ये गाड़ी आपको। एंड नाउ यार ये बहुत क्रेजी है एक्सेलरेशन इस गाड़ी की। जैसे अभी हम फ्लाईओवर पे जा रहे हैं, इसको फर्क ही नहीं पड़ता। दिस कार हैज 280 न्यूटन मीटर्स ऑफ टॉर्क एंड वो 280 न्यूटन मीटर्स आपको ना स्टार्टिंग से ही मिल जाता है जैसे ही आप पैडल के ऊपर पैर रखते हो, बिकॉज इट इज़ एन ईवी। तो इसमें गियर का कंसेप्ट नहीं होता जैसे इंजन के अंदर होता है धीरे धीरे पावर बनेगी, बिकॉज वो मशीनें होती हैं हैवी, जो पिस्टन धीरे धीरे ऊपर नीचे जा रहा है और धीरे धीरे मोमेंटम में आ रहा है, राइट। इसलिए RPM आराम से चढ़ता है और फिर आपको पावर मिलती है। इट इज़ नॉट लाइक दैट। तो दिस इज़ समथिंग जिसका आपको मज़ा भी आने वाला है और इसकी आपको सज़ा भी महसूस होने वाली है, बिकॉज क्योंकि इस गाड़ी की लिमिटेड सी रेंज है, राइट। कंपनी क्लेम करती है 461 किलोमीटर्स ऑफ रेंज। अब ऑब्वियस ही बात है वो 461 अगर आप ऐसे भगाते रहोगे तब तो आपको मिलेगी नहीं, राइट नाउ मैं जैसे इको मोड के ऊपर जा रहा हूँ क्योंकि हमने गाड़ी को पीछे थोड़ा सा भगाया है, तो अब गाड़ी का माइंड ना उस हिसाब से सेट हो चुका है कि ये बंदा भगाता रहेगा बीच बीच में, तो उस हिसाब से वो रेंज दिखा रहा है। जैसे अभी दिखा रहा है मुझे अराउंड 75% के ऊपर 260 के आसपास की रेंज, ठीक है। अगर मैं इसी कैलकुलेशन से लेकर चलूँ तो जो रियल लाइफ रेंज हो जाएगी इस गाड़ी की वो होगी अप्रॉक्सीमेटली कोई 340 किलोमीटर्स के आसपास। तो जो कंपनी का क्लेम नंबर है उसके मुकाबले थोड़ा सा दूर है, लेकिन उसका रीज़न यही है क्योंकि ये स्पोर्ट्स मोड पे हम बीच में भगा रहे हैं। अगर मैं इसको हमेशा अकाउंट पे रखूँ, जैसे अभी ने 262 दिखा रहा था, अभी बीच में 263 हो गया था ये, तो वही चीज़ है। अगर आप इसको प्यार से चलाओगे ना तो गाड़ी आपको अच्छी रेंज दे देगी, और प्यार से वैसे ही जैसे आप मारुति की गाड़ी से एवरेज निकालने के लिए इसको धीरे धीरे चलाते हो। लेकिन अगर आप इसको वैसे भगाओगे जैसे ये एक भागने वाली गाड़ी है तो ऑब्वियसली बात है इस गाड़ी की रेंज आपको उतनी नहीं मिलेगी। उसके अलावा इस गाड़ी में 2 ड्राइविंग रिलेटेड फीचर्स और हैं इंपॉर्टेंट जो मुझे लगे हाईलाइट करने चाहिए। अडैप्टिव क्रूज कंट्रोल एंड ADAS। तो अडैप्टिव क्रूज कंट्रोल के अंदर क्या होता है, आपने जब क्रूज कंट्रोल सेट कर दिया, लेट्स सपोज 60 के ऊपर, आपके सामने कोई 40 की स्पीड वाला आ गया तो गाड़ी अपने आप स्लो हो जाएगी, 40 पे आ जाएगी। एंड जैसे ही वो बंदा आपके आगे से हटेगा, साइड होगा या तेज़ हो जाएगा, तो आपकी गाड़ी वापस अपनी दोबारा बताई हुई स्पीड, जैसे आप 50 या 60 पे जा रहे थे तो उस स्पीड के ऊपर वो दोबारा आ जाएगी। तो डैट इज़ अ वेरी नाइस थिंग। लेकिन उससे भी अच्छा मुझे जो लगा इस गाड़ी के अंदर वो है क्रूज कंट्रोल की जो मिनिमम स्पीड है, दैट इज़ 10 kmph। यानी जब मैं अभी जैसे मैं 27 पे जा रहा हूँ, अगर मैं इसको खींचूंगा तो इतने पे अभी ये 32 पे लग गया। इट इज़ डैट गुड। हालांकि मैं हाईवे के ऊपर हूँ तो हम यहाँ पे ऑब्वियसली 30 पे तो नहीं चलेंगे, लेकिन अच्छी बात मुझे यही लगी कि इस गाड़ी के अंदर क्रूज कंट्रोल की इतनी स्लो लिमिट है। यानी अगर आप शाम को ऐसी मौज मस्ती में घूम रहे हो तो आप उसको आराम से एक्टिवेट कर सकते हो एंड एन्जॉय योर लाइफ। अगर मैं ADAS की बात करूँ तो थोड़ी सी रोड ना ये टेढ़ी मेढ़ी भी है बीच में भी, तो गाड़ी थोड़ा सा कंफ्यूज होती है, कई बार वॉबल करना शुरू कर देती है, लेकिन उसके बाद चल पड़ती है। अब मुझे कांस्टेंट मैसेज आ गया है हाथ को स्टीयरिंग के ऊपर रख लिया जाए, अभी नहीं रखूँगा मैं, मोड़ने की कोशिश करता हूँ तो इनिशियल गाड़ी थोड़ा सा रेजिस्ट करती है जब मैं लेन चेंज करता हूँ ना। ये चीज़ें ना देखो एक्सपेरिमेंट करने के लिए नहीं बनी, आपको थोड़ी बहुत ईज़ देने के लिए बनी। जैसे अभी हल्का सा लेन चेंज करने में रोकती है गाड़ी, एकदम से नहीं करने देती। तो
दिस इज़ समथिंग जिसकी आपको अपनी गाड़ी के साथ ना प्रैक्टिस भी चाहिए। मैं आपको सही बात बता दूं, आप इसको भगवान भरोसे नहीं छोड़ सकते कि गाड़ी मेरी सही चल रही है, अपने आप मुड़ जाएगी और मैं टेंशन फ्री रहूँगा, राइट। लेकिन ओवरऑल एज अ कन्वीनियंस अगर मैं बात करूँ तो ADAS इज़ अ गुड थिंग। टर्न पे मुझे लिटरली बता रहा हूँ थोड़ा सा डर लगता है इस गाड़ी को लेकर, किसी भी ADAS वाली गाड़ी को लेकर, बिकॉज एक मसल मेमोरी किक इन कर जाती है ना आपकी कि गाड़ी अपने आप कैसे इधर उधर हो रही है। तो ADAS इज़ अ गुड थिंग। आप इस पर मैं कहूँगा डिपेंड नहीं होना चाहिए, ये बहुत इमरजेंसी सिचुएशंस के लिए है, राइट। या जैसे छोटा मोटा आप एक बार हाथ अपने सिर्फ रिलैक्स करना चाहते हो एम्प्टी रोड के ऊपर बिना गाड़ी बंद किए, तो आप इतना थोड़ा सा इसको छोड़ सकते हो, लेन के बीच में लाओ, राइट। और आपने इसको एक्टिवेट कर दिया, मतलब क्रूज़ कंट्रोल वाले बटन से ही। अब मैं थोड़ा बहुत अपने हाथ छोड़ के स्ट्रेच कर सकता हूँ, होपफुली यस। लेकिन ये डरा भी देता है कई बार ना। समटाइम्स गाड़ी उसी टाइम रिस्पॉन्ड कर जाती है लेन चेंजेस को, समटाइम्स गाड़ी थोड़ा सा रुक के रिस्पॉन्ड करती है। तो थोड़ा सा आपको अपनी गाड़ी पे ट्रस्ट बनाना पड़ेगा। जैसे जैसे आप इसको यूज़ करोगे आपको पता चल जाएगा कि गाड़ी कैसे काम कर रही है। सो डेट्स ऑल फॉर टुडे गाइज। आई होप आपको आज का वीडियो अच्छा लगा। एंड जैसा मैंने स्टार्टिंग में बताया था, अगर आप ZS EV बाय करने का प्लान कर रहे हो, इनफैक्ट कोई भी EV बाय करने का प्लान कर रहे हो ना, तो इस गाड़ी का मोस्ट डिटेल रिव्यू ज़रूर देखना, जिसके पार्ट्स आपको मेरे चैनल के ऊपर मिल जाएंगे। ऑल यू हैव टू डू इज सर्च ZS EV डिटेल्ड रिव्यू स्पेयर व्हील, एंड वो वीडियो आपका ऊपर पॉपअप हो जाएगा। तो उस वीडियो को आप एंड तक ज़रूर देखें। आई होप आपको बहुत सारे डिसीजन मेकिंग पॉइंट्स उस वीडियो से मिल जाएंगे। अगर आप सिर्फ इन्फॉर्मेशन बेसिक के लिए देख रहे थे या किसी को सजेशन वगैरह देने के लिए, दिस वीडियो वाज वेरी गुड एक्चुअली। आई हैव कवर्ड मोस्ट ऑफ द पॉइंट्स। लेकिन अगर आप एज अ बायर पर्सपेक्टिव देखना चाहते हो, तो वो जो प्रॉपर एक्सटेंडेड वीडियोज़ हैं उन पर ज़रूर नज़र मारें, क्योंकि आपको पता ही है कि स्पेयर व्हील के ऊपर आपको किसी भी गाड़ी के मोस्ट डिटेल रिव्यूज़ मिल जाते हैं, जहाँ से मोस्ट लोगों का गाड़ी ख़रीदने का जो है पॉइंट वो क्लियर ही हो जाता है। तो मुलाकात करेंगे हम लोग अगले वीडियो के अंदर। तब तक के लिए कीप लाइकिंग, शेयरिंग, सब्सक्राइबिंग एंड सपोर्टिंग गाइस। बाय बाय।